नमस्कार दोस्तों, 12 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। एक तो है ट्रीटिंग द प्लैनेट वेल कैन एड प्रोग्रेस। तो भाई इंडिया के कंटेक्स्ट में, पूरी दुनिया के कंटेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की गई है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर अगर आप इन्वायरमेंट का भी एंगल ले लेते हो, तब कहीं ना कहीं एक्चुअली में आप प्लेनेट को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हो। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर केवल आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी हेल्थ, इन सब चीजों के फैक्टर्स को फैक्टर इन करोगे और अपने डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट को बर्बाद करते रहोगे, इन्वायरमेंटल एंगल को इंक्लूड नहीं करोगे तो काम गड़बड़ है। उसी इन्वायरमेंटल एंगल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर जीएसटी कंपनसेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो जीएसटी का मैकेनिज्म है, ये अभी भी रिफॉर्म स्टेज में है, पूरी तरीके से इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जीएसटी कंपनसेशन की राज्य की कैसी जरूरत है, क्यों जीएसटी के मैकेनिज्म को ओवरऑल अभी भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें राज्य की सरकारों की मदद लगेगी। बहुत से फैक्टर्स हैं जीएसटी के रिस्पेक्ट में। जीएसटी किस प्रकार से अब तक काम कर रहा है, इसका कंपनसेशन मैकेनिज्म, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। जीएसटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको देखेंगे। ओवरऑल बहुत सी चीजें रिपीटेड है, बट एक प्रकार का आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर रिसेंटली हमने देखा कि भाई बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से निकल के कुछ लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली उत्तर प्रदेश में। तो इस बात को लेके अब आपको पता है 5 असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, गोवा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो अब किसी भी इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल डिफेक्शन शुरू हो जाते हैं। ये पॉलिटिकल डिफेक्शन किस हद तक सही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे पॉलिटिशियंस किस हद तक सही है, एथिकल है, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और चेस के बारे में बात की जा रही है। देखिए इस समय पे वर्ल्ड चैंपियन कौन है, मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन ने रिसेंटली अपना 5वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता। अब इस कंटेक्स्ट में इंडिया में आगे वाले समय में कौन से प्रॉमिसिंग चेस प्लेयर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो वो मैं एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे दूंगा। तो ये 4 आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत मैं इस चेस वाले आर्टिकल से ही करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया और कर दीजिए। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, काफी मदद मिलती है उससे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो देखिए कुछ दिन पहले मैग्नस कार्लसन ने अपना 5वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला कि मैं आगे चेस चैंपियनशिप में कंपीट तभी करूंगा जब अलीरेजा फिरोजा की बात की जाए तो ये 18 साल के हैं, ईरान बॉर्न फ्रेंच प्लेयर है और ये पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अलीरेजा फिरोजा की परफॉर्मेंस को देख के मैग्नस कार्लसन इतने ज्यादा आप कह लो कि अचंभित है और इतने ज्यादा आप कह लो कि ये खुश हैं कि ओवरऑल वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगले वर्ल्ड टाइटल में मेरा चैलेंजर कौन होना चाहिए, अलीरेजा फिरोजा ही होना चाहिए। और पूरे चांसेस है कि हो सकता है अलीरेजा फिरोजा अगली बार की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में किसके अगेंस्ट बैठे हो, नॉर्वेजियन जीनियस मैग्नस कार्लसन के सामने बैठे हो। और इस बात के भी पूरे चांसेस है कि आज से कुछ साल बाद कोई इंडियन मैग्नस कार्लसन को फेस कर रहा हो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। जी हाँ, ये कहना कोई बहुत बड़ा एग्जैगरेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे प्रॉमिसिंग माइंड्स चेस के फील्ड में बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अर्जुन अरगैसी 18 साल के इंडिया के, निहाल सरीन 17 साल के, आर प्रगननंदा 16 साल के, डी गुकेश 15 साल, रौनक साधवानी 16 साल। ये सब ऑलरेडी वर्ल्ड चेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड चेस एलीट में एंटर मार सकते हैं। वर्ल्ड चेस एलीट मतलब टॉप 10 टॉप 5 में यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। और इन प्लेयर्स के अलावा भी कुछ नाम है, जैसे कि भारत सुब्रमण्यम, ये इंडिया के 73rd ग्रैंड मास्टर बने अभी संडे को 14 साल की उम्र पे। तो आप कह सकते हो कि जो भारत के जूनियर चेस स्टार्स हैं वो बहुत ही जल्दी सीनियर्स के साथ कंपीट करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर सीनियर चेस स्टार्स की बात की जाए जो 18 साल से ज्यादा के हैं, तो उनमें एक नाम निकल के आता विश्वनाथन आनंद का। तो अब तक टॉप रैंक इंडियन कौन रहे सीनियर्स में, विश्वनाथन आनंद रहे, अभी भी वही है। विश्वनाथन आनंद अभी के लिए वर्ल्ड नंबर 16 है, एक समय पे ये वर्ल्ड नंबर 1 थे। अब खैर इनकी उम्र हो गई है, 52 साल के हो गए, तो अपने पुराने प्राइम फॉर्म में तो नहीं है। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के यंग गन्स को ट्रेनिंग विश्वनाथन आनंद देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो टॉप 100 चेस प्लेयर्स में विश्वनाथन आनंद के साथ 6 और इंडियंस है। ऑल ओवर अगर वर्ल्ड देखा जाए तो कंट्री के कंटेक्स्ट में चेस में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली 5वें नंबर की कंट्री है इंडिया। ओके,
वुमेन की बात की जाए तो वुमेन की लिस्ट में कुनेरो हम्पी तीसरे रैंक पे है, द्रोणावाली हरिका 11वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स में भी आगे निकल के आ रहे हैं कौन, इंडिया की तरफ से चेस प्लेयर्स। हालांकि जो जूनियर गर्ल्स हैं 18 से कम साल वाली उम्र की गर्ल्स में से जो टैलेंट है चेस का वो ज्यादा निकल के नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को कुछ करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं इस समय पे इंडिया के जो गिफ्टेड यंगस्टर्स हैं वो चेस के एरिना में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे आ रहे हैं। बेस्ट बात यह है कि इनको ट्रेनिंग खुद दे रहे हैं द ग्रेट विश्वनाथन आनंद। बेटर ये रहेगा कि इन चेस प्लेयर्स को टॉप टियर टूर्नामेंट्स में कॉम्पीट कराया जाए, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने इनको बैठाया जाए, इनको भिड़ाया जाए, और इसके लिए रेगुलर लेवल पे इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए टाटा स्टील भी बहुत कुछ कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि आगे आने वाले समय में चेस की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल हमारे देश का जो पोटेंशियल है वर्ल्ड चेस में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जबरदस्त स्टार्स। अगर देखा जाए 15 शताब्दी पहले चेस का इन्वेंशन इंडिया के अंदर ही हुआ था, और अब तक अगर वर्ल्ड टेनिस में सबसे तगड़ा पोटेंशियल इंडिया का कभी रहा है चेस के फील्ड में तो वो अब है, क्योंकि बहुत से प्रॉमिसिंग गन्स चेस के फील्ड में आगे आ रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। यही यहां पे बताया जा रहा है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, स्ट्रॉस इन द विंड, द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस अवे फ्रॉम द पार्टी इन उत्तर प्रदेश शुड वरी द बीजेपी। देखिए पॉलिटिशियंस की इमेज बहुत हद तक स्टीरियोटिपिकल दिखाई गई है। पॉपुलर कल्चर जो हमारा टीवी वगैरह में, फिल्मों वगैरह में और सीरियलों में जो पॉलिटिशियन की इमेज दिखाई जाती है वो दिखाया जाता है कि ये करप्ट पॉलिटिशियन है, लोगों को झूठ बोलता है, वोट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो पॉलिटिशियंस को ज्यादातर फिल्मों में और पॉपुलर कल्चर में एक गलत लाइट में ही दिखाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, पॉलिटिक्स एज एन ऑक्यूपेशन, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन के ऊपर स्क्रूटनी बहुत होती है। पॉलिटिशियन की अपनी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, दिन भर उसको जनता के बीच में घूमना पड़ता है। तो जितना बुरा पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है ऐसा नहीं है, कुछ पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे भी होते हैं, और पॉलिटिशियंस के ऊपर स्क्रूटनी भी बहुत रहती है। उनकी पब्लिक लाइफ, उनकी लाइफ पब्लिक लाइफ ही बन जाती है, खुद की पर्सनल चीजों के लिए उनके पास ज्यादा समय देखिए बचता नहीं है। ठीक है, और खास बात यहाँ पे पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी देश है एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में होती है अकाउंटेबिलिटी। तो लोग हर 5 साल के बाद अपना पॉलिटिशियन बदल सकते हैं। तो पॉलिटिशियन को लगातार कॉम्पिटिटिव रहना है, लगातार लोगों के लिए काम करना है, अपनी पब्लिक इमेज के लिए काम करना है, ये सब चीजें इंडिया के अंदर बहुत चलती है। लेकिन फिर भी जो भी स्टीरियोटिपिकल इमेज है पॉलिटिशियन की, ये अपने लिए सोचते हैं, हवा के रुख के साथ मुड़ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप पॉलिटिशियंस की टेंडेंसीज की बात करो तो जिस टेंडेंसी की यहां पे बात हो रही वो ये है कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है और किसी इलेक्शन में अगर पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई हवा का रुख बदल रहा है तो वो उसके साथ डिफेक्शंस भी कर लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली गोवा और उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस दूसरी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले गए। तो आज की दुनिया में प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज ये पार्टी एफिलिएशन को डिटरमिन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो आपकी अलग आइडियोलॉजी होगी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो अलग आइडियोलॉजी, बीजेपी कर लो अलग, कांग्रेस अलग, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लो अलग आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से आपका पार्टी का एफिलिएशन होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई अगर हवा का रुख बदल गया है और ऐसा लग रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, तो जिन पॉलिटिशियंस को ऐसा लगता है कि भाई विफ ऑफ चेंज आने वाला है तो वो इलेक्टोरल की मतलब इलेक्टोरेट जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी मर्जी के हिसाब से पार्टियां स्विच कर जाते हैं ताकि उनकी जीतने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएं। और ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। हालांकि ऐसा नहीं कि कास्ट और कम्युनल आइडेंटिटी हमेशा एक मेजर रोल प्ले करती है। अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर डिफेक्ट होकर बीजेपी की तरफ आ गए, लेकिन उसके बाद भी कौन जीता? तृणमूल कांग्रेस जीती। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो रहे हैं तो पॉलिटिकल डिफेक्शंस के बाद आप जीतोगे ही, वो डिपेंड करता है। देखिए इलेक्शंस में बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले में आते हैं, ठीक है। और एक फैक्टर बहुत ये होता है कि जब भी इलेक्शन होने वाला होता है पॉलिटिकल डिफेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। गोवा की बात की जाए तो गोवा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, एक छोटी सी इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन पार्टी हॉपिंग यहाँ पे भी होती है। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाना ये बड़ी आम बात है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होना
कि भाई एमएलए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओबीसी क्लासेस के वोट्स को उत्तर प्रदेश में खींचना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। अब तक देखा जाए तो बीजेपी इन वोटों को अपनी तरफ खींच पाई है, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी है वो एक क्रेडिबल अपोजिशन दे पा रहा है, किसको? भारतीय जनता पार्टी को। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 403 असेंबली सीटों में 284 में कौन आगे था? आपका बीजेपी आगे थी, ठीक है। 51.2% बीजेपी जीती थी वोट्स 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, और कहीं ना कहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस के वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे यहां पे बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी एक बहुत क्रेडिबल अपोजिशन दे रही है बीजेपी को। ऐसा नहीं कि अपोजिशन पूरा का पूरा यूनाइटेड है, यहां पे आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई भी यहां पे क्रेडिबल गठबंधन कोalition नहीं बना है। समाजवादी पार्टी लिमिटेड कोalition बनवा पाए, लेकिन उस लिमिटेड कन्वेंशन में भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एक क्रेडिबल डेटरेंस, एक क्रेडिबल अपोजिशन दे देगा यहां पे अपोजिशन का समाजवादी पार्टी कैंप। लेट्स सी क्या होता है। बीजेपी 2014 से एक विनिंग स्ट्रीक पे इनविंसिबल सी नजर आ रही है, लेकिन लेट्स सी इस बार यूपी के इलेक्शन में क्या होने वाला है। बेसिकली ये आर्टिकल इसीलिए छपा है क्योंकि कल ही ये न्यूज निकल के आई है कि भाई बीजेपी पार्टी के कुछ एमएलएस डिफेक्ट करके समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूज यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस की जा रही है। आज के आर्टिकल्स कुछ बहुत ज्यादा क्रेडिबल तो नहीं है, बट ठीक है, जो भी है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगला है एक्सटेंडिंग जीएसटी कंपनसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। देखिए, इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को इंप्लीमेंट करना इतने बड़े मेजर स्केल पे ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने हाथ मिला के ओवरऑल टैक्सेशन रिजाइम को हार्मोनाइज करने की कोशिश की थी। यानी केंद्र की सरकार जो अलग टैक्स लगा रही है, राज्य की सरकार दो अलग टैक्स लगा रही है, इन अलग अलग टैक्सेस को हटा के एक हार्मोनाइज टैक्स लगवाना, ताकि प्रो बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो पाए और टैक्सेस पे करने में ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जो बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और लॉन्ग टर्म में चूंकि टैक्स कॉम्प्लायंस अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएंगे। इसलिए भी राज्य की सरकारों ने बोला कि चलो ठीक है, हम जीएसटी को ज्वाइन करते हैं। जो डर था राज्य की सरकारों का कि भाई उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि समझिए जो एक्साइज ड्यूटी राज्य की सरकार कलेक्ट कर रही थी अब वो केंद्र की सरकार कलेक्ट होगी, तो जो सीधा सीधा पैसा आता था राज्य की सरकारों के पास वो कम हो जाएगा। तो उस पैसे का कंपनसेशन कैसे आएगा? तो उसके लिए जीएसटी में प्रॉपर मैकेनिज्म किया गया। 2015-16 के रेवेन्यू कलेक्शंस को बेस मान के राज्य की सरकारों को यह बताया गया कि आपको प्रति साल 14% टैक्स बढ़ा के हम देंगे। तो 2015-16 में जो बेस टैक्स कलेक्शंस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के राज्य की सरकारों के, उनको बेस माना गया और वो कलेक्शंस देने शुरू किए गए 2017-18 में राज्य की सरकारों को हर साल 14% बढ़ा के। तो राज्य की सरकारें भी खुश हो गई कि चलो एश्योर्ड बेसिस पे पहले 5 साल के लिए हमको हर साल 14% टैक्स बढ़ा के मिल जाएगा, ठीक है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, कोल, सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है, इन सब के ऊपर ओवरऑल आप देखो तो कंपनसेशन सेस लगा के, ज्यादा टैक्सेस लगा के राज्य की सरकारों का जितना टैक्स का नुकसान हुआ था उसको कंपनसेट किया जा रहा था। अब पहले 2 सालों तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जब जीएसटी कंपनसेशन देना शुरू किया गया तो अब देखो शुरुआत के 2 सालों में, जैसे 2017-18 में 21,466 करोड़ और 2018-19 में 25,806 करोड़। तो शुरुआत में कंपनसेशन सेस वाले फंड में जो पैसा आ रहा था वो इनफ था स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए। और 2019-20 में जो पैसा आया था, यहाँ 18-19 लिखा है लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली 2019-20 है, इसमें जो शॉर्टफॉल हुआ था पैसों का 24,947 करोड़, वो पिछले साल के एक्स्ट्रा से पूरा हो गया था। समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ, इन फैक्ट द सेस कलेक्शंस एक्सीडेड द कंपनसेशन रिक्वायरमेंट बाय 21,466 करोड़ इन 17-18 एंड 25,806 करोड़ इन 2018-19। मतलब 2017-18 में और 2018-19 में जितना कंपनसेशन सेस में पैसा आया वो पैसा जितना देना था स्टेट्स को उससे ज्यादा था। कितना? तो 2017-18 में 21,000 करोड़ ज्यादा था, 2018-19 में 25,000 करोड़ ज्यादा था। 2019-20 में 24,947 करोड़ कम हुआ। लेकिन पहले के सालों में चूंकि एक्सेस था
तो उससे रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई। लेकिन आपको पता है कि 2020-21 में आ गया कोरोना का लॉकडाउन, और लॉकडाउन के समय पे भारी पैसों की कमी पड़ गई। अब आप देखोगे कि 2020-21 के समय पे टोटल जो पैसा देना था केंद्र की सरकार को राज्य की सरकारों को जीएसटी कंपनसेशन सेस की तरह, वो था 3 लाख करोड़, जिसमें से 65,000 करोड़ आया कंपनसेशन सेस से। 2,65,000 करोड़ और देना था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर सामने आई और उन्होंने बोला कि देखिए ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो अब 2,65,000 करोड़ नहीं दे पाएंगे, अब हम आपको देंगे 1.1 लाख करोड़। और ये 1.1 लाख करोड़ भी पहले राज्य की सरकारों को बोरो करने थे। बाद में जब केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, तब केंद्र की सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, हम बोरो करके आपको दे देंगे। तो टोटल 3 लाख करोड़ में से 65,000 करोड़ तो कंपनसेशन पैसे दे दिया गया, और 3 लाख में से जो बच्चे 2 लाख आपके 35,000 करोड़ थे, इसमें से 1.1 लाख करोड़ केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को देने का बोला, वो भी समय समय पे उधार लेके। और वो भी पैसे कहां से वसूले जाएंगे? कंपनसेशन सेस से वसूले जाएंगे। तो कंपनसेशन सेस को ऑब्वियस सी बात है आगे एक्सटेंड किया गया इस 1.1 लाख करोड़ की आप कह लो डेफिसिट को पूरा करने के लिए। लेकिन अब आपको पता है कि 2022 आ चुका है, और 2022 तक ही जीएसटी का कंपनसेशन मैकेनिज्म था विद इफेक्ट फ्रॉम 2017-18 के लिए, 18-19 के लिए, 19-20 के लिए, 20-21 के लिए, 21-22 के लिए। अब 2022 आ चुका है। अब राज्य की सरकारें यहां पे केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि भाई हमारे पास कोरोना की खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट स्टैंडिंग हमें बहुत ज्यादा करनी है, तो हमें जो कंपनसेशन सेस है वो 2022 के बाद भी एक्सटेंड करके दिया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, कंपनसेशन से सरकार अभी और वसूलेगी आगे के 5 सालों के लिए, क्योंकि जो 1.1 लाख करोड़ उधार लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है राज्य की सरकारों को, वो वसूलना है। लेकिन 2022 के बाद कंपनसेशन देने का कोई प्रॉमिस नहीं गया है केंद्र की सरकार की तरफ से। वही प्रॉमिस यहां पे राज्य की सरकारें मान रही हैं। देखिए जीएसटी के ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में काफी सारे इश्यूज आए हैं। शुरू में तो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था जीएसटी का, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो चूंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, इनवॉइसेस जमा करने में लेट हो गया, तो बहुत सारी फेक इनवॉइसेस आ गई, और उन फेक इनवॉइसेस के चलते टैक्स क्रेडिट का आप कह लो फ्रॉड शुरू हो गया। उस फ्रॉड को जैसे तैसे करके सरकार ने कंट्रोल किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चूंकि कोरोना का लॉकडाउन आ गया, और कोरोना की क्राइसिस के बाद जो राज्य की सरकारों के स्पेंडिंग कमिटमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य की सरकारों को पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो जीएसटी का कंपनसेशन चाहिए। अब 2022 के बाद कोई कंपनसेशन है नहीं। फाइनेंस कमीशन की ऑलरेडी रिकमेंडेशन आ चुकी है, अगला फाइनेंस कमीशन बनेगा 2026-27 में। तो जो अकेली उम्मीद बची है इन राज्य की सरकारों के पास, वो जीएसटी कंपनसेशन सेस की बची हुई है। तो केंद्र की सरकार को हर हाल में यहां पे राज्य की सरकारों को अगले 5 सालों के लिए भी कंपनसेशन देना चाहिए। कितना देना चाहिए उसके ऊपर बहस हो सकती है, बट देना चाहिए। और देखिए ये कंपनसेशन देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस जीएसटी के मुद्दे पे लेके अभी भी राज्य सरकारों का जो आप कह लो मदद है, वो केंद्र की सरकार को चाहिए। हमें यह पता है कि जीएसटी के इस स्ट्रक्चर को बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है। 50% जीएसटी के अंदर आने वाले जो आइटम्स है ना, वो एग्जेम्पशन लिस्ट में, इसको प्रून करने की जरूरत है। एग्जेम्पशन लिस्ट की चीजों को हटाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत है। फिर आगे आने वाले समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इन सब चीजों के लिए भी जीएसटी लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। जीएसटी को रिफॉर्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी के लिए 4 मेन रेट्स है, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन पे अलग जीएसटी लगता है, डीमेरिट और लग्जरी आइटम पे अलग जीएसटी लगता है 15% से लेके 96% तक का। तो ऑलरेडी जो जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम है ये बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स हो रखा है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कॉपरेशन तब हो पाएगा जब केंद्र की सरकार कम से कम राज्य की सरकारों को अगले 5 साल के लिए और जीएसटी कंपनसेशन दे, क्योंकि यहां पे राज्य की सरकारों को पैसों की जरूरत है। और अगर इस समय पे केंद्र की सरकार पैसे नहीं देगी तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होने वाला, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट तब आ चुका था जब 2.65 लाख करोड़ केंद्र की सरकार को देने थे राज्य की सरकारों को, और केंद्र की सरकार ने केवल 1.1 लाख करोड़ रुपए दिए। वो भी इतना टाल टाल डिले करके दिए कि ऑलरेडी राज्य की सरकारें काफी यहां पे ओवरऑल इरिटेटेड बैठी हुई है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है।
तो यही सब बताया गया इसमें भाई, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डिस्टॉर्शंस को हटाने के लिए हमें जीएसटी के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रीटिंग द प्लैनेट वेल can aid progress. An integrated perspective is necessary as social and environmental problems cannot be addressed in isolation anymore. देखिए 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसका टाइटल था द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। इसका लिंक भी यहाँ पे दो, आप चाहे जाके यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज प्रपोज की जा रही है, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप कैलकुलेट कर रहे हो जितना प्रेशर आप प्लैनेट के ऊपर डाल रहे हो उसके हिसाब से। अब आप एक मिनट को सोचोगे कि आप क्या प्रेशर डाल रहे हो प्लैनेट के ऊपर, तो आप पेड़ काट रहे हो, आप ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कर रहे हो, ये प्रेशर ही तो आप डाल रहे हो। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करो तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसके कंप्यूटेशन को शुरू किया था। विजन था महबूब उल हक का, जो कि पाकिस्तान के थे, और इसको आर्टिकुलेट किया था अमर्त्य सेन साहब ने 1990 में, जो कि इंडिया के थे। और इसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इवॉल्व किया गया। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से 3 पैरामीटर्स के आधार पर निकाला जाता है। फिर इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगातार बहुत से चेंजेस हुए हैं, जैसे कि फिर निकाला जाने लगा इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बाद में बहुत सारे और इंडाइसेस कैलकुलेट किए गए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये वो इश्यूज थे जिनके आधार पर पॉलिसी मेकर्स और सरकारें लोगों के रिस्पेक्ट में, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज वगैरह बनाती थी। अब इस पूरे के पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर कोई एक फैक्टर है जो कि प्लैनेटरी प्रेशर को प्रॉपर तरीके से दिखाता है तो वो है एनवायरनमेंट। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में वो मेजर करने के लिए आप एनवायरनमेंट को किसी भी हाल से आप साइड नहीं कर सकते। प्लैनेटरी बाउंड्री का जो कंसेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जो कि जे रॉकस्ट्रॉम लीड कर रहे थे, स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर 2009 में। बेसिकली ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंज। प्लैनेटरी बाउंड्री मतलब क्या है, प्लैनेट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो भी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है उसके चलते अर्थ सिस्टम के डायनेमिक्स बिगड़ सकते हैं, प्लैनेट के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, लैंड सिस्टम, लैंड यूज चेंज, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का डिस्टर्ब होना, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी का कम होना, सोसाइटी का वल्नरेबल होना, ये सब इन्वायरमेंटल डैमेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्लैनेटरी एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया कि एक ह्यूमन, एक कंट्री, ये दुनिया जितना प्रेशर डाल रही है प्लैनेट के ऊपर, उसको आप एडजस्ट करो, फिर आप अपने डेवलपमेंट को कैलकुलेट करो। इसको यहां पे बोला जा रहा है PHDI, यानी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक तो हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक हो गया प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सोसाइटी का क्या रिस्क है रिसोर्स यूज के ऊपर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर, इसको एडजस्ट करके ये PHDI कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर देखा जाए, when planetary pressure is adjusted, the world average of HDI in 2019 came down from 737 to 683। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी दुनिया का एवरेज 2019 का देखा जाए तो वो था 0.737, लेकिन जब प्रेशर एडजस्टेड होके आया तो 0.683 निकला। मतलब ओवरऑल हमने इन्वायरमेंट को जितना नुकसान पहुंचाया, उसके चलते जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो परफॉर्मेंसेस थे वो कम हो गए। ये एडजस्टमेंट किस बेसिस पे किया गया, तो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या है, पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट क्या है। पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट समझते हो ना, कि ओवरऑल एक इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने रिसोर्सेज बर्बाद हो गए। तो पर कैपिटा ग्लोबल CO2 एमिशन था 4.6 टन, 2019 की बात हो रही है, और पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट था 12.3 टन। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज को इसके हिसाब से रैंक किया गया। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसके रिसोर्स कंजम्पशन के बाद उसकी रैंक पे फर्क नहीं आया, लेकिन उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू पे फर्क आया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू स्विट्जरलैंड की 0.955 से कम होकर 0.825 कम हो गई। अगर आप देखोगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम की कंट्रीज को, अगर आप देखो टॉप 30 कंट्रीज को, तो सबकी वैल्यूज प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.626 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645 है। मतलब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज को अकाउंट करने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे पर कैपिटा CO2 एमिशंस 2 टन है और हमारा मटेरियल जो फुटप्रिंट है वो 4.6 टन है। वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से देखोगे तो एक ह्यूमन इंडिया के अंदर बहुत कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है और बहुत कम पॉल्यूशन करता है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री के एक इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहे हो तो। अगर इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप रैंकिंग देखो तो इंडिया की रैंकिंग वैसे 131st है और PHDI के अंदर 123rd आ जाती है, मतलब PHDI में हमारी रैंकिंग सुधर जाती है। देखिए ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये हमारी रैंकिंग PHDI में सुधर इसलिए रही चूंकि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है और चूंकि बहुत ज्यादा आबादी है तो हमारे लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए, इसलिए आप देखोगे कि PHDI में हमारी रैंकिंग सुधर रही है। ये हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेचर के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट बहुत ऑनस्लॉट्स हैं। अगर आप देखो तो इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो लगभग 27.9% है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा है, कुछ जगहों पे बहुत खराब है। जैसे केरला में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो है 1.1%, ठीक है, और बिहार में 52.5% है। तो केरला ने ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है और बिहार ने उतना ही बेकार किया है। केरला की अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करोगे वो है 0.775, जो कि ओवरऑल इंडिया के इंडेक्स से बहुत ज्यादा है। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या निकल के आया था? 0.645, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो क्या बताया जा रहा है यहां पे? बताया यह जा रहा है कि देखिए सीधी सीधी बात है। पहली बात तो पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंसेप्ट को समझने में हमें चेंजेस करने होंगे और बेटर यह रहेगा कि कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बजाय हम लोग प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें। तो इससे होगा ये कि जो इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फैक्टर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया भले ही प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI से बेटर ऑपरेट कर रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेचर से रिस्पेक्टेड चीजों में बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास भी पॉवर्टी एलिवेशन का चैलेंज है और हमारे पास भी इन्वायरमेंटल सेफगार्डिंग का चैलेंज है और इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का टारगेट रखा है 2030 तक, इस टारगेट को मीट करने के लिए क्लाइमेट चेंज का इशू एक बहुत मेजर रोड़ा बनने वाला है आगे आने वाले समय में। क्योंकि अगर आप देखो 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये स्ट्रेस करता है कि भाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ने से आप रोको, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। क्योंकि रिसेंटली ग्लासगो 2021 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई है उसमें जो भी टारगेट्स वगैरह बनाए गए हैं उनको पूरा भी इंप्लीमेंट कर दोगे तो भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर राइज को रोक नहीं पाओगे और वो टारगेट्स भी पूरी तरीके से यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब इंडिया में बहुत कुछ क्या है, तो देखो इंडिया में अगर बात करो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर। नीति आयोग 2020-21 के हिसाब से अगर 100 पॉइंट में से इंडिया को अचीवर बनना है तो इंडिया अचीवर नहीं है। इंडिया ने परफॉर्मर ग्रेड ऑपरेट किया है नो पॉवर्टी के लिए और एस्पिरेंट ग्रेड परफॉर्म किया है जीरो हंगर के लिए। तो भाई पॉवर्टी को टैकल करने में हम अचीवर में नहीं आते हैं, हम आते हैं परफॉर्मर ग्रेड में। हमारा स्कोर है 50 to 64 आउट ऑफ 100, हम 60 स्कोर कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हमें आउट ऑफ 100 जीरो हंगर में अचीवर बनना है तो बहुत ज्यादा स्कोर करना था, बट हम स्कोर कितना कर पाए हैं 47, जो कि एस्पिरेंट ग्रेड में आता है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, 9 और 12 में इंडिया की परफॉर्मेंस आप देखोगे तो वो निकल के आती है 61 परफॉर्मर, 55 परफॉर्मर और 74 फ्रंट रनर। तो कुल मिला के नीति आयोग की इन रैंकिंग के हिसाब से क्या पता चलता है कि ना ही पॉवर्टी में ना ही हंगर में हम एक लिमिट से ज्यादा अचीवर की तरह ऑपरेट कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें तो हिस्ट्री में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि 1973 में एक चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, केरला में 1970s में साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, जहां पे लोग डायरेक्ट लेवल पे ग्राउंड पे उतर आए थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लड़ने के लिए। लेकिन अब क्या है कि इस प्रकार के मूवमेंट्स देखने को मिले नहीं है। सरकार आराम से एनवायरमेंटल डैमेज के प्रोग्राम्स को चला देती है, ज्यादा अपोजिशन हो नहीं पाता है। तो भाई
वाइड स्प्रेड अवेयरनेस तो है इन्वायरमेंटल और दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए, इनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन फिर उससे डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि चलता चला आ रहा है। तो कुल मिला के इस ऑथर का क्रक्स क्या है इस आर्टिकल में? पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बजाय प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ध्यान देना। इंडिया के कंटेक्स्ट की परफॉर्मेंस दी गई है, इस परफॉर्मेंस को चाहो तो आप जॉट डाउन कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चाहो तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। कौन से पॉइंट्स? तो फिर से बता देता हूं भाई कि 2020-21 नीति आयोग के हिसाब से आउट ऑफ 100 पॉइंट्स हमें अचीवर बनना था, लेकिन नो पॉवर्टी में हम 60 पॉइंट्स स्कोर कर पाए, और परफॉर्मर ग्रेड है जो कि 50 से 64 का होता है, और जीरो हंगर में हम 47 पॉइंट्स स्कोर कर पाए जो कि एस्पिरेंट ग्रेड है 0 से 49। 8, 9 और 12 एसडीजीज में भी हम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, हमारे स्कोर आउट ऑफ 100 है 61, 55, 74। इस प्रकार के कुछ प्रेसाइज स्टैटिस्टिक्स अगर आप मेंस के आंसर्स में लिख दोगे तो 2-3 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।